एपिसोड की शुरुआत एक दर्द भरी चीख से होती है। हमें एक मासूम लड़की को दिखाया जाता है जिसके कपड़े फटे हुए हैं, आंखों में पट्टी बंधी है, कीचड़ भरे रास्ते से गुजर रही होती है। आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ, चलो पता लगाते हैं। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। दिन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड शिबेई से होती है, जो कि अकेले डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी, अपने सामने रखे हुए डिवोर्स पेपर को देख रही थी। हमें ना यहाँ पता चलता है कि शिबेई शादीशुदा है, पर उसका रिश्ता अब टूटने की कगार पर है। उसका हस्बैंड छिन्नान, जो कि शायद अब उससे बोर हो चुका है, वो बोलता है कि तुम अब पहले वाली शिबेई नहीं हो, तुम बदल चुकी हो। वो याद करती है कि छिन्नान ने जाते वक्त कहा था, मैं अब कभी नहीं लौटूंगा, तलाक के पेपर पर साइन कर देना। वो ना चला गया और शिबेई के पास वो पेपर रह गए। शिबेई, जो कि एक बैंक में एम्प्लॉय है, रोज की तरह अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में पहुंच जाती है। बाहर से तो ना शिबेई की ज़िंदगी एक सिंपल एम्प्लॉय की तरह लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी फैमिली की डिमांड और प्रेशर से घिरी हुई है, खासकर अपनी माँ के। यही कारण है कि वो कभी अपने हस्बैंड को टाइम नहीं दे पाती, जिस कारण उसका रिलेशनशिप अब खतरे में है। जब वो काम में बिजी होती है तब उसकी मॉम का कॉल आता है। वो घबराई हुई आवाज़ में बोल रही होती है, तुम्हारे भाई नियॉन वैन के लोन प्रोसेस में प्रॉब्लम आ गई है, बैंक को इनकम वेरिफिकेशन चाहिए। यहाँ पर ना मॉम उस पर दबाव डालती है कि वो अपने मैनेजर फैन से कहे कि सैलरी सर्टिफिकेट में इनकम थोड़ी बढ़ा चढ़ा कर दिखाए। यहाँ पर ना मॉम उससे टार्चर करते हुए कहती है, अगर ये लोन कैंसिल हो जाएगा तो नियॉन वैन की शादी टूट जाएगी। मॉम का कॉल कट होने के बाद शिबेई बहुत देर तक सोचती रहती है और फाइनली हिम्मत करके मैनेजर के पास जाती है। मैनेजर फैन जैन, जो कि दिखने में तो प्रोफेशनल लगता है, लेकिन ना उसकी नज़रों में लड़कियों के लिए एक अजीब सी शिकारी रहती है। वो ना शिबेई की बात सुनकर बड़े प्यार से मुस्कुराता है, कहता है, ठीक है मैं सैलरी फिगर फिक्स कर दूंगा, लेकिन शिबेई तुम्हें फैमिली के मामलों में थोड़ी लिमिट रखनी चाहिए, तुम्हें अब अपने बारे में भी सोचना चाहिए। शिबेई कैसे भी करके उसकी बातों को इग्नोर करती है, उसे तो बस अपने भाई का लोन अप्रूव्ड कराना था। ऑफिस में वो बाकी दिनों की तरह चुपचाप काम करती रहती है। यहाँ पर ना हमें पता चलता है वो अक्सर ऑफिस के बाकी लोगों का भी काम कर देती है, या फिर कहे कि ऑफिस के सब लोग उस पर हुकूमत चलाते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड झाओ चूचू उससे कई बार कहती है कि तुम हर किसी का काम क्यों करती रहती हो, इतनी दया दिखाना अच्छी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर ना शिबेई हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, जो लोग ज़्यादा काम कर सकते हैं वो ज़्यादा जिम्मेदारियाँ उठाते हैं। तभी वहाँ पर एक न्यूज़ चल रही होती है कि एक लड़की को स्ट्रेस पर से किडनैप कर लिया गया और थोड़ी देर बाद उसका रेप करके उसे उसी स्ट्रेस में फेंक दिया गया। रिपोर्टर बता रही होती है कि उस लड़की ने नीला टॉप, शॉर्ट स्कर्ट और रेड सैंडल पहनी हुई थी। पुलिस क्रिमिनल की तलाश में है। स्टाफ के बीच तुरंत गॉसिप शुरू हो जाती है। वो बोलते हैं रात को ऐसे कपड़े पहनकर घूमना खुद की गलती है, जबकि झाओ चूचू और मिस सिया तर्क देती है कि कपड़े पहनने से कोई गलत नहीं हो जाता, जरूरत है लोगों के नज़रियों में सुधार की। थोड़ी देर बाद शिबेई झाओ चूचू से कहती है, ओ मिस, अगली बार थोड़ी स्कर्ट लंबी पहन लेना, पता नहीं बाहर कौन पागल घूम रहा हो। झाओ चूचू हंसकर फौरन अपने बैग से एक परफ्यूम निकालती है। वो कहती है, डरने की कोई जरूरत नहीं, ऑनलाइन एक एक्सपर्ट ने कहा था अगर कोई अटैक करे तो फौरन उसे ये दे दो। वो बोलती है, मैं तो बोलती हूँ तुम भी एक ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। जिस पर शिबेई भी मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसी नौबती क्यों आए, स्कर्ट लंबी पहनो, देर रात तक मत घूमो, और सबसे ज़रूरी बात, ड्रिंक कभी मत करो। थोड़ी देर बाद शिबेई की मॉम का कॉल आता है। वो बोलती है, लोन पास हो गया। शिबेई कुछ बोल ही रही थी कि इतने में फ़ोन कट हो जाता है। यहाँ पर ना हम शिबेई को बहुत सैड देखते हैं, जैसे कि वो इस दुनिया के मतलबी रिश्तों से परेशान हो चुकी हो। वो अपने हस्बैंड जिन्नान को मैसेज टाइप करती है पर सेंड नहीं कर पाती। उसके जहन में जिन्नान की वही बातें घूमने लगती है कि वो हमेशा अपनी फैमिली के बारे में सोचती रहती है। हर चीज़ में अपनी फैमिली को घुसाकर उसने उनकी ज़िंदगी तबाह कर दी है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग शिबेई के बारे में ही गॉसिप कर रहे होते हैं।
एक लेडी ताऊजिया स्टॉफ से कह रही होती है, सिपाही का कोई बैकग्राउंड नहीं है, अपनी फैमिली के लिए उसने लाखों का कर्जा लिया हुआ कल तो हद हो गई, उसने मैनेजर फैन से कहकर अपने भाई के लिए लोन लिया है, वो तो ये सब अपने हस्बैंड से भी छिपा रही है, ऐसी औरत खुद के लिए ही तबाही बुला रही है। ये सुनकर ना शिबई को ऐसा लगता है कि किसी ने उसके अंदरूनी जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। एट दैट टाइम मैनेजर फैन वहाँ आ जाता है। वो सबको बताता है कि आज रात वेलव्यू प्रॉपर्टी के चीफ मिस्टर जियान के साथ मीटिंग है। ये मीटिंग लेट नाइट तक चलेगी, जो मीटिंग में नहीं आएगा उसे मैं जॉब से निकाल दूंगा। मीटिंग तो एक बहाना थी, चलो देखते हैं क्या होता है। तेज बारिश हो रही थी तो जिन्नान सुबई को लेने आया था, लेकिन जब वो देखता है कि सुबई ऑफिस के कुछ लोगों के साथ मीटिंग में है तो वो बिना कुछ बोले लौट जाता है। इधर शुबई जो कि जिन्नान को देख चुकी थी अभी भी विंडो की तरफ देखकर कुछ सोच रही थी। एट दैट टाइम चीफ जिन्नान की नज़र शुबई पर पड़ती है। वो शुबई की सुंदरता देखकर जैसे मंत्रमुग्ध हो गया हो। वो देखता है कि शुबई उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, जिस पर वो गुस्सा हो जाता है। वो कहता है, क्या मैं इतना बेकार दिखता हूँ जो तुम मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रही। यहाँ पर बेचारी सुबई उसे माफ़ी मांगने लगती है, पर वो उसकी सुनता ही नहीं और सजा के तौर पर उसे ज़बरदस्ती ड्रिंक करने का ऑफर करता है। जब सुबई ड्रिंक करने से साफ साफ मना कर देती है तो मैनेजर फैन और चीफ जिनान दोनों उसे ज़बरदस्ती 4 गिलास स्ट्रॉन्ग ड्रिंक कराते हैं। यहाँ पर तो बेचारी शुबई को चक्कर आने लगती है। उसकी फ्रेंड झाऊ चूचू जब बीच में आती है तो मैनेजर फैन उसे खींचकर अलग कर देता है। बाकी लोग बस तमाशा देखते रहते हैं। सुबई किसी तरह वहाँ से जान बचाकर वॉशरूम चले जाती है और उल्टी करने लगती है। तभी मॉम का कॉल फिर से आता है। यहाँ पर ना मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वो बोल रही होती है, तुम्हारे रूम में ये डिवोर्स पेपर क्या कर रहे हैं, तुमने हमें बताया क्यों नहीं, अब कौन तुमसे शादी करेगा। यहाँ पर ना शुबई अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती। वो गुस्से में बोलती है, आपको क्या लगता है मैंने ये सब जानबूझकर किया है। फोन हाथ से गिर जाता है। तभी झाऊ चूचू भी वहाँ पहुँच जाती है। उसने शुबई और जिन्नान के बीच डिवोर्स की बात सुन ली थी। वो शुबई को सिंपैथी देती है और शांत कराने की कोशिश कर रही होती है। शुबई उससे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। वो बोल रही होती है, मुझे बस यही चाहिए कि जिन्नान खुश रहे, मेरी जिंदगी तो अब वैसे भी खत्म हो चुकी है। झाऊ चूचू उसे घर ले जा रही होती है। तभी मैनेजर फैन वहाँ आ जाता है। वो दिखावे के लहजे में बोलता है, शुबई तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हें ऐसे हार मान कर घर जाना अच्छा नहीं लगता। शुबई जो कि नशे में बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी, मैनेजर फैन का थैंकफुल अदा करती है। वो कहती है, सर आपने मुझे तब जॉब दी जब मुझे कोई जॉब नहीं देना चाहता था, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी वहाँ चीफ जियान की आवाज आती है, और पियो आज तो जश्न है। इस बार दोनों लड़कियों को वापस खींच लिया जाता है। चीफ और मैनेजर उन्हें बहुत ज्यादा ड्रिंक कराते हैं। सुबई जो कि पूरी तरह नशे में थी अपना होश खो बैठती है। वो देखती है जैसे जिन्नान उसके पास है, मुस्कुरा रहा है, वही पुराना प्यार भरा चेहरा। पर अगले ही पल वो सपना किसी दर्दनाक भरे वर्तमान में बदल जाता है। काली अंधेरी रात में सरसों के बाग के बीच कोई उसकी इज्जत छीन रहा होता है। सुबह की आंखों और हाथों में पट्टी बंधी होती है। वो घबरा कर चिल्ला रही होती है और एक और बार वो फिर से बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जब हल्का हल्का उजाला होता है, ठंडी ठंडी हवा चलने पर उसे फिर होश आता है। वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, कपड़े पूरी तरह फट चुके थे। सुबह किसी तरह फोन उठाती है और 111 डायल करती है। घबराई हुई बेचारी शुबई रोते हुए बोल रही होती है, प्लीज मुझे कोई जॉकेट दे दो। सुनसान खेत में उसकी दर्दनाक चीख गूंज रही होती है। थोड़ी देर बाद जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उन्होंने उसे शहर के आउटर इलाके में रेड फ्लावर फील्ड के बीच छिपी हुई कांपती हुई हालत में पाया। सुबह की हालत बहुत गंभीर थी। दोनों उसे फौरन हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। वहीं एक पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव लिन भी पहुंचती है। उन्होंने फौरन शुबई की मॉम को कॉल करके घटना की सारी जानकारी दी। ये सुनते ही मॉम के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, उसने कभी कुछ गलत नहीं किया, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। अभी तक हमने देखा अपनी बेटी की ऐसी दर्द भरी हालत सुनकर शुबई की मॉम फौरन हॉस्पिटल पहुंचती है। यहाँ पर ना ऑफिसर लिन मॉम को बताती है कि सुबह उन्होंने
शिबई का इमरजेंसी कॉल ट्रेस किया। उसे हमने झाड़ियों के बीच फटे हुए कपड़ों में पाया। मेडिकल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आपकी बेटी के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। ये सुनते ही ना मॉम के तो मानो पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, उसने कभी किसी का गलत नहीं किया, उसके साथ ऐसा नहीं हो सकता। मॉम तो ना मानो यहाँ अपना मेंटल कंट्रोल खो चुकी हो। यहाँ पर ना डॉक्टर मॉम को अंदर जाने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और ज़बरदस्ती इमरजेंसी रूम में चले जाती है। जब ऑफिसर लिन उन्हें रोकने लगती है तो मॉम कहती है, ये हमारा फैमिली मैटर है, हम खुद निपट लेंगे, हमें कोई पुलिस रिपोर्ट करके अपनी बदनामी नहीं कराना। ऐसा कह के वो इमरजेंसी रूम में घुस जाती है। रूम के अंदर पहुंचकर उन्होंने रोती हुई शिबई को गले लगाया, फिर धीरे से उसके कान में कहा, कुछ हुआ ही नहीं, तुम बस पुलिस से यह कहना कि तुमने अपने हस्बैंड से झगड़ा किया था। अगर इस बारे में लोगों को पता चला तो तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि तुम नशे में रात में किसी के साथ रंगरैलियां मना रही थी। शिबई ने सहमी हुई आवाज में कहा, वो ऑफिस पार्टी थी माँ। बॉब ने फौरन कहा, लोग सच्चाई नहीं देखते, बस गॉसिप करते हैं, इसलिए किसी को कुछ मत बताना, और खासकर पुलिस के सामने तुम अपनी जबान भी नहीं खोलना, समझ गई ना? मॉम ने डांटते हुए लहजे में कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ जिद्दान को कभी मत बताना, वो तुम्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। एट दैट टाइम ब्रेकिंग न्यूज का पता चलते ही एक लॉयर भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। ये लॉयर ना और कोई नहीं बल्कि अपनी शिबई का भाई नियान वैन होता है, जो कि हाल ही में लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होकर लॉयर बना है। वो ना यहाँ पुलिसमैन को सिगरेट ऑफर करते हुए बोलता है, सर क्या मैं रेप विक्टिम गर्ल से मिल सकता हूँ? मैं मार्केट में सबसे कम पैसों में उसका केस लड़ दूंगा और जिताऊंगा भी। बेचारा नियान वैन, उसे तो पता ही नहीं था कि पीड़िता और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की बहन है। और उसी समय ना शिबई और मॉम भी घर जाने के लिए निकल रहे होते हैं। जब सडनली नियान वैन उनके सामने आता है ना तो मॉम फौरन शिबई का सिर नीचे झुकाते हुए छुप जाती है। पता नहीं नियान वैन ने उन्हें देखा कि नहीं, खैर चलो आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद ऑफिसर लिन उसके पास आती है। यहाँ पर ना वो बोल रही होती है, मिसेस शिबई प्लीज टेक्स्ट पूरे कर लीजिए या फिर कम से कम एक स्टेटमेंट तो दे दीजिए। वो शिबई को ना हिम्मत देने की कोशिश कर रही होती है, पर शिबई अपनी मॉम की बात को ही दोहराती है, मेरे साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ, मेरा बस मेरे पति से झगड़ा हुआ था। नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिसर लिन और कैप्टन झा को दिखाया जाता है। यहाँ पर ना वो बोल रही होती है, सर मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है जिससे साफ साफ पता चलता है कि लड़की के साथ जबरदस्ती हुई है। सर क्या आपको नहीं लगता कि हमें छानबीन करनी चाहिए? उस लड़की के साथ कुछ बहुत भयानक हुआ है। यहाँ पर ना कैप्टन झा लापरवाही से जवाब देते हुए बोलते हैं, कोई छानबीन की जरूरत नहीं है जब तक कि विक्टिम खुद कुछ ना बोले। और हाँ, अगर तुम्हारे पास इतना टाइम है तो बाकी पेंडिंग केसेस देखो। यहाँ पर ना ऑफिसर लिन इंसल्टेड फील करती है तो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। इधर हमें शिबई को दिखाया जाता है जो कि गुम सी हो गई है। वो ना बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होती है, तो मॉम के कहने पर वो अपने बॉस मैनेजर फैन को कॉल करती है। वो बोलती है, सर मैं आज की छुट्टी लेना चाहती हूँ। फैन ने रहस्यमयी आवाज में कहा, ठीक है ना, तुम जितने दिन चाहो उतने दिन रेस्ट कर सकती हो। वैसे कल रात में जो हुआ उसके लिए सॉरी। मिस्टर फैन जियान हमारे बहुत बड़े क्लाइंट है, तो मैं उन्हें रोक नहीं सका। कल रात के बारे में सोचकर शिबई की तो मानो एक और बार सांसें रुक गई हो, उसकी आंखों में पानी झलक गया। वो धीमे स्वर में बोली, सर मैं नहीं आ पाऊंगी, और फ़ोन कट कर दिया। नाइट में जब नियान वैन घर आता है तो डिनर के टाइम शिबई ने पूछा, तुम आज मॉर्निंग में हॉस्पिटल गए थे? तो बोला हाँ, पुलिस के पीछे गया था, सोचा कोई बड़ा केस होगा, शायद रेप केस। अफसोस विक्टिम को देख नहीं पाया। ऐसे केस में टाइमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। शिबई ने कांपते हुए ओठों से पूछा, ऐसे केस को जीतना मुश्किल होता है क्या? यहाँ पर ना नियान वैन बताता है, मुश्किल ही नहीं बल्कि बहुत मुश्किल। कई केसेस में आरोपी यह साबित कर देता है कि लड़की ने खुद आरोपी को ऐसा करने के लिए उकसाया था।
और वो लोग विक्टिम को ही बदनाम करते हैं। ये सुनते हुए ना शिबई की आंखों में आंसू झलक गए। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खाना परोसने लगी। नियान वैन ये भी बताता है कि ज़्यादातर औरतें टूट जाती है। मेरे ख्याल से तो कभी कभी ऐसी चीज़ें भूल जाना ही बेहतर होता है। पता नहीं पर ऐसा क्यों लग रहा था कि नियान वैन शिबई को सुनाने ही ये सब बोल रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें कैप्टन झा को दिखाया जाता है जो कि जिन्हान के गैरेज में आया हुआ था। हमें ना यहाँ पता चलता है कैप्टन झा और जिन्हान फ्रेंड्स हैं। वो ना बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, ये टायर प्रिंट्स देखो, बताओ तो भला ये कौन सी कार के हो सकते हैं। यहाँ पर ना कैप्टन झा उन्हीं टायर प्रिंट्स को लेकर आए थे जो उसे सुबई के अपहरण के समय मिले थे। हम ना यहाँ एक चीज नोटिस करते हैं, कैप्टन झा जो कि देखने में एक खड़ूस इंसान लगता है, दिल से बहुत स्वीट हार्ट है। उसने भले ही ऑफिसर लिन को इन्वेस्टिगेशन करने से मना कर दिया, लेकिन वो खुद छुप छुप कर बेचारी सुबई के केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। घर पहुंचते ही अकेली सुबई वो सब याद करने लगी। ऑफिस पार्टी, मैनेजर फैन की गंदी नजरें, चीफ जिन्हान की दिल लगी, खेतों की ठंडी हवा और माम की आवाज जो कह रही थी कुछ हुआ ही नहीं। बेचारी सुबई कैसे मान ले कि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं। सुबई बुरी तरह डरने लगी। कांपते कांपते कब उसे सुबह हो गई पता ही नहीं चला। रोज की तरह आज भी सुबई ऑफिस के लिए रेडी होती है। बैंक में जब सुबई की मुलाकात मैनेजर फैन से होती है तो वो बोलता है, तुम यहाँ कैसे? मम्मा, मेरा मतलब है तुमने तो कहा था तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम्हें कुछ दिन घर में रेस्ट करना चाहिए। और ये क्या, यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? बेचारी सुबई अब बोले भी तो क्या बोले कि उसकी यूनिफॉर्म बीती रात किसी दरिंदे ने फाड़ दी। वो बस बोलती है भूल गई। सुबई ने मैनेजर फैन की आंखों में आंख डालकर पूछा, सर उस रात आप ही मुझे घर छोड़ने आए थे ना? फैन ने थोड़ी घबराहट से कहा, हाँ, लेकिन मैंने तुम्हें सबसे पहले रास्ते में उतार दिया था। मेरी वाइफ का फोन आया था कि झगड़ा हो गया है, तुम्ही ने तो कहा था सर यहाँ उतार दो। थोड़ी देर बाद झाऊ चूचू से मुलाकात होने पर उसे पता चला कि उस दिन फैन उन दोनों को ड्राइव कर रहा था। चूचू पहले उतरी थी। सुबई का तो दिल जोरों से घबरा गया। मतलब कि फैन ने झूठ बोला था। वो बस सोचती रह गई कि आखिर हुआ क्या था उस रात। उसी बीच मिसेस वोंग फिर अपनी सारी पेंडिंग फाइल्स लेकर सुबई के टेबल पर रख देती है। बोलने लगती है इस उम्र में ओवर टाइम वर्क करना चाहिए। सुबई जो कि बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है बोलती है, मिस वोंग आई एम सॉरी, मुझे आज रात होने से पहले घर जाना है। वोंग ने लापरवाही से कहा, तो ठीक है ना, रात होने से पहले ये सब कंप्लीट कर लेना, और चली गई। सुबई ने भी गुस्से में सारी फाइल्स उठाकर वापस वोंग के टेबल पर रख दी। नेक्स्ट सीन जिन्नान के गैरेज का दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी मदर इन लॉ उसके लिए खाना लेकर आई होती है। वो ना बोल रही होती है, इतना काम मत किया करो बेटा, कमजोर लग रहे हो। जिन्नान चुप था। तभी मॉम ने कहा, अब अपने आगे की जनरेशन के भी बारे में सोचो, मेरी आंखें तरस गई है एक पोते के लिए। जिन्नान ने एक ठंडी हामी भरी। अंदर से वो भी उलझन में था, क्या वो सच में सुबई से दूर होना चाहता है? फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वोंग को जैसे ही पता चलता है कि सिबई ने उसका काम कंप्लीट नहीं किया, वो आग बबूला हो जाती है। वो चिल्लाकर बोलती है, तुम्हें जो काम दिया था अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ? सभी की नजरें अब दोनों का तमाशा देखने में थी। फिर ना वो शिबई को घसीटते हुए एक गोदाम में ले गई। वो पूछती है, क्या तुमने मुझे फंसाने की कोशिश की है? तो शिबई कहती है नहीं। यहाँ पर ना वोंग कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा ऑर्डर ना मानने की? वो ना जोर जोर से चिल्लाकर शिबई की बेइज्जती कर रही होती है। वो ना बोलती है, कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि अब तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम मैनेजर फैन के साथ ड्रिंक कर चुकी हो? और हाँ, उस दिन तो तुमने इतने बड़े आदमी चीफ जियान को अपनी सुंदरता से इम्प्रेस कर लिया था। तुम क्या सोचती हो कि अब तुम्हें कोई सपोर्ट कर रहा है तो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है? वोंग की ऐसी बातें सुनकर ना सिबई का दिल तार तार हो गया और वो रोने लगी। पर यहाँ पर ना दुष्ट वोंग का बोलना बंद नहीं होता। वो बोलती है, जब तक तुम इस ऑफिस में हो तुम्हें मेरे ऑर्डर्स लेने होंगे और अब चलो सबके सामने मेरे पैरों में गिड़गिड़ा कर माफी मांगो। जब सिबई ने माफी मांगने से मना कर दिया तो उसने ना इतनी गंदी बात कह डाली। वो कहती है, क्या तुम्हारे हस्बैंड को पता है क्या कि तुम रोज कैसे कैसे लोगों के साथ घूमती हो? अगर नहीं तो डोंट वरी, मैं खुद बता दूंगी। ये सब सुनते सुनते ना सिबई का सब्र टूट गया और वो खींच के वोंग के मुंह पर एक थप्पड़ दे मारती है। वो कांपते स्वर में बोलती है, मैं क्यों माफी मांगू? क्योंकि मैं कमजोर दिखती हूँ इसलिए? क्योंकि मैं इजीली टारगेट हो जाती हूँ इसलिए?
वोंग जो कि पहले से ही लड़ंगे स्वभाव की है, सुबई के साथ हाथापाई पर उतर आई। झाओ चूचू जैसे ही बैंक पहुंचती है, उन दोनों की आवाज सुनकर फौरन स्टोर रूम पहुंचती है। वो जल्दी से सुबई को प्रोटेक्ट करती है और उसका साइड लेती है। वोंग ना उस पर भी हाथ उठा देती है, यहाँ तक कि मामला पुलिस स्टेशन तक पहुँच जाता है। झाओ चूचू ने फौरन जिन्हान को कॉल किया, जल्दी पुलिस स्टेशन आओ, सिबई झगड़े में फंस गई है। यहाँ पर ताओजिया का हस्बैंड भी आया है, मुझे डर है कि हमें दबाया जाएगा। जब जिन्हान पुलिस स्टेशन पहुंचता है ना, तो सिबई उसे बहुत दिनों बाद वापस देखकर शॉक्ड हो जाती है। वरना वोंग जिन्हान को बताती है कि सुबई ने मुझे थप्पड़ मारा। जिन्हान वोंग से पूछता है कि तुम अब क्या चाहती हो, क्या तुम इस मैटर को सेटल करना नहीं चाहती? वोंग बोलती है, मिस्टर जिन्हान, वैसे तो मैं बिना कंपनसेशन के ही मान जाती, लेकिन शुभई का एटीट्यूड तो देखो, वो मुझे एक सॉरी तक नहीं बोल सकती। सो अब मुझे कंपनसेशन के रूप में पूरे 1000 युआन चाहिए। जिहान जैसे ही वोंग को पैसे देने लगता है, शुभई ना फौरन खड़े होकर वोंग से माफी मांग लेती है। वोंग भी मान जाती है। फिर शुभई जब एग्रीमेंट पेपर पर साइन कर रही होती है, तब जिहान नोटिस करता है कि उसके हाथ में एक बहुत बड़ी स्क्रैच लग गई है। उसने उसे फौरन साइन करने से रोक दिया, बोला साइन मत करो अभी, पहले बताओ लड़ाई क्यों हुई। पुलिस बताती है कि शिबई ने वोंग का ओवर टाइम वर्क करने के लिए हाँ कहा था, लेकिन एक दिन उसने वर्क नहीं किया। जिन्नान बोलता है, क्या तुमने उसका ओवर टाइम वर्क करने के लिए हाँ कहा था? सुबह कहती है, छोड़ो इस बात को, वैसे भी अब मैंने माफी मांग ली है। जिन्नान को ना गुस्सा आ जाता है। वो एग्रीमेंट पेपर फाड़ कर वोंग को सुबह से माफी मांगने के लिए बोलता है। सुबह के सच और जिन्नान के साहस के सामने आखिरकार वोंग को झुकना ही पड़ता है। पुलिस स्टेशन से बाहर आने पर जिन्नान सुबह से बोलता है, सुबह अगर तुमने गलत नहीं किया तो कभी भी किसी के सामने माफी मत मांगना। सुबह ने शांत स्वर में कहा, थैंक्स, जब फ्री हो तो घर आकर अपने डिवोर्स पेपर ले लेना, मैंने साइन कर दिए हैं। वो ना वहाँ से चली गई और जिन्नान की लिफ्ट ऑफर को भी ठुकरा दिया। थोड़ी देर बाद जिन्नान भी जब पुलिस स्टेशन से निकल रहा होता है ना, तो उसे वही कार दिखती है जिसके थंब प्रिंट्स कैप्टन झा ने उसे दिखाए थे। जिन्नान फौरन उस कार की फोटो क्लिक करके कैप्टन झा को भेज देता है। थोड़ी देर बाद वही कार रास्ते में अकेली जा रही सुबह के सामने रुकती है, जिसमें और कोई नहीं बल्कि मैनेजर फैन बैठा होता है। वो ना सुबह को लिफ्ट देता है। कार में मैनेजर फैन बोल रहा होता है कि तुम कुछ दिनों का ब्रेक ले लो और घर पर रेस्ट करो जब तक माहौल ठंडा नहीं हो जाता। सुबह ने हैरानी से पूछा, क्यों? मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो फिर सजा सिर्फ मुझे ही क्यों मिल रही है? फैन बोला, क्योंकि तुमने सबसे पहले हाथ उठाया था। सुबह ने कठोर स्वर में कहा, हाँ मैंने सबसे पहले हाथ उठाया था, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि उसने रोज अपना काम मुझ पर डाला, मुझे पब्लिक में अपमानित किया और मारा भी, तो पनिशमेंट सिर्फ मुझे ही क्यों मिल रही है? अचानक सुबह के कानों में एक अजीब प्रकार का जाना पहचाना साउंड सुनाई दिया, जो कि कार में रखी हुई एक बियरिंग कैट से आ रहा था। यहाँ पर ना पता नहीं सुबह को उस रात का कुछ याद आ रहा था। उसे फील होता है कि जिस दिन उसके साथ दरिंदगी हुई थी, वहाँ भी सेम ऐसी ही कैट मौजूद थी और उससे भी ऐसी साउंड सुनाई दे रही थी। मतलब कि क्रिमिनल और कोई नहीं, मैनेजर फैन है। उसे फैन पर शक होता है। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और फौरन कार से उतर जाती है। उतरती हुई शिबई को उसने एक ठंडी शिकारी भरी नजर से देखा। कुछ देर बाद शिबई खुद उसके ऑफिस पहुंचती है। फैन यहाँ उससे बोल रहा होता है, हमारा बैंक एक रेपुटेड बैंक है, अगर यहाँ लोग एक दूसरे को मारने लगे तो हम गुंडे बन जाएंगे। मैंने तुम्हें स्मार्ट और ओबीडेंट समझा था। फिर ना वो शिबई से बोलता है कि तुम्हें मेंटल ब्रेक की जरूरत है, कल से तुम्हें बैंक आने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पर ना शिबई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो घर आकर रोते हुए नई सिलवाई हुई यूनिफॉर्म को फाड़ देती है और बहुत ज्यादा ड्रिंक भी करती है। हर गुट के साथ उसे अपने साथ हुआ हादसा याद आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें झाओ चूचू और जिन्हान को एक कैफे में दिखाया जाता है, जहां वो उसे समझा रही होती है सुबह को जॉब से निकाल दिया गया है, वो बहुत टूटी हुई है, वो पहले जैसे नहीं रही, उसे किसी सहारे की जरूरत है। वो ना जिन्हान से पूछती है, क्या उसके दिल में सुबह के लिए एक भी फीलिंग्स नहीं है? जिन्हान ने कहा, सभी की अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है और मैंने शिबई को कई बार समझाने की कोशिश करी कि वो अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करे, लेकिन उसने पहले ही अपनी लाइफ में हार मान ली है, फिर भला कौन उसकी हेल्प कर सकता है? चूचू बोलती है, तुम्हारे इससे क्या मतलब है?
सुबह जब ड्रंक थी तब उसने मुझसे कहा था कि वो अपनी लाइफ सिर्फ तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहती है, वो भी अपनी लाइफ जीना चाहती है। क्या कभी तुमने उसे समझने की कोशिश की है? सुबह हमेशा से ऐसी लड़की नहीं थी। तुम्हें याद होगा कि स्कूल के दिनों में वो कितनी इंटरेस्टिंग गर्ल थी। झाऊ लास्ट में ये बोल के चले जाती है कि तुम्हें ये लगता है ना कि शिबई चीजें अच्छे से हैंडल नहीं कर सकती। जरा सोचो, तुम उसकी जगह होते तो क्या करते। जिन्हान को ना उसकी ये सब बातें बहुत बुरी लगती है। रात में उसे नींद नहीं आ रही होती है। वो एक पास्ट का सीन याद करता है जहाँ पर हमारी प्यारी सुबई स्टेज पर मोटिवेशनल स्पीच दे रही होती है। जिन्हान जो कि एक प्रिविलेज्ड हारा हुआ स्टूडेंट होता है, उसे सुबई से बहुत मोटिवेशन मिलता है। यहाँ पर ना हमें पता चलता है कि जिन्हान बचपन से ही सुबई को बहुत लाइक करता था। उसकी नजरों में सुबई बचपन से ही ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट और ब्रेव स्टूडेंट थी। एट दैट टाइम कैप्टन झा उसी कार वाली वीडियो की क्लिप लेकर जिन्हान के पास आता है। कैप्टन जो कि इस बात से बेखबर होता है सुबई और कोई नहीं बल्कि जिन्हान की वाइफ है, वो कहता है इसके बारे में किसी को बताना मत। उसे वो वीडियो क्लिप दिखाता है। वो बोलता है हमें ये कार जल्दी से जल्दी ढूंढना है। क्लिप देखते ही ना जिन्हान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। यहाँ पर ना सुबई और झाऊ चूचू दोनों ड्रंक होती है। वहाँ भी ना बेचारी सुबई रोते हुए बोल रही होती है मुझे जिन्हान के साथ रहना है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। तभी वही कार उन दोनों को पिकअप करने आती है। जिन्हान फटाक से बोलता है ये तो वही कार है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में थी। जिन्हान को पता चल गया था कि सुबई के साथ कुछ बहुत भयानक हुआ है। कैप्टन झा बताता है शायद ये बैंक मैनेजर फैन की कार है। 9 अप्रैल को उसने एक लड़की का बहुत बुरी तरह रेप किया था, लेकिन पता नहीं वो कैसी डरपोक लड़की है, उसने स्टेटमेंट देने से मना कर दिया। जिन्हान कैप्टन झा को डांटते हुए बोलता है बस करो, वो मेरी पत्नी है। ऐसा कह के वो फौरन वहाँ से चला जाता है। वो ना सुबह होते तक उसी बैंक के सामने खड़ा रहता है जब तक कि मैनेजर फैन वहाँ नहीं आ जाता। फैन के आते ही जिन्हान चीते की रफ्तार से जाकर उसे दबोच लेता है और बहुत मारता है। वो बोलता है क्या वो तुम ही थे जो सुबई को 9 अप्रैल को रेपसीड फील्ड में ले गए थे? फैन ने रहस्यमयी मुस्कान से हंसते हुए कहा वो खुद आई थी। उसने कहा था कि मैं उसे पसंद हूँ। उसने ड्रिंक किया, कार में बैठी और खुद को मेरे नजदीक आने दिया। उसने हंसते हुए कहा ये सब सहमति से था तो इसमें गलत क्या? जिन्हान की आंखें लाल हो गई। वो बोला अगर उसने पुलिस रिपोर्ट कर दी तो? फैन ने फिर मुस्कुराते हुए कहा तो क्या, दोनों की इज्जत जाएगी। बेहतर होगा अपना मुंह बंद रखो। यहाँ पर ना जिन्हान को बहुत गुस्सा आ जाता है और उसने मैनेजर फैन को बुरी तरह पीट डाला। ऑफिस में झाऊ चूचू नियान वैन को कॉल करके बताती है कि जिन्हान ने मैनेजर फैन को बुरी तरह पीटा है। इतनी बुरी तरह पीटा है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट है। नियान वैन ने सुबई के बारे में पूछा। झाऊ चूचू बताती है कि सुबई को कल ही बैंक से निकाल दिया गया है। नियान वैन को डर है कि कहीं फैन उसकी बहन और जीजू के खिलाफ रिपोर्ट न कर दे। कहानी में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका था। जिन्हान जो कि भयानक स्पीड से कार चलाकर जल्दी से जल्दी सुबई के पास पहुंचना चाहता था, उसे रियलाइज हो चुका था कि उसने सुबई के साथ कितना बुरा किया। वो रो रहा होता है और खुद को ही थप्पड़ मार रहा होता है। सुबई जब अपने रूम से निकलती है तो जिन्हान को देख के शॉक्ड हो जाती है। यहाँ पर ना वो जिन्हान से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो फटाफट घर का सारा सामान सिचुएट करने लगती है ताकि जिन्हान को कुछ पता न चले, लेकिन अफसोस जिन्हान को सब पता चल गया था। जिन्हान ना शिबई को बैठने के लिए बोलता है। वो बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है शिबई? शिबई बोलती है कुछ नहीं, बस कल रात में ड्यूटी से आकर थक गई थी और वैसे भी अब मैं एडल्ट हूँ तो मैंने ड्रिंक किया। शिबई सोचती है कि जिन्हान डिवोर्स पेपर लेने आया है तो वो फौरन डिवोर्स पेपर टेबल पर लाकर रख देती है। जिन्हान जो कि शिबई की आंखों में देखकर कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, वहीं शिबई अपने नजरें छुपा रही थी। फाइनली जिन्हान पूछ ही लेता है शिबई 19 अप्रैल की रात क्या हुआ था? शिबई उसकी बातों को इग्नोर करके जाने लगती है कि कुछ नहीं, उस दिन ऑफिस पार्टी थी। तभी जिन्हान उसे रोक लेता है और उसे उसी की ही दर्दनाक कहानी सुना देता है। उसे फील होता है कि जिन्हान को सब कुछ पता है। वो बोलती है कि तुम्हें इससे क्या, अब मैंने तुम्हें डिवोर्स दे दिया है, हम दोनों की जिंदगी अलग अलग है, प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, चले जाओ यहाँ से। जिन्हान बोलता है कि तुमने पुलिस रिपोर्ट क्यों नहीं की और मुझे कुछ क्यों नहीं बताया।
शिबई बोलती है अगर मैं ऐसा करती तो लोग सिर्फ मुझ में ही गलतियां देखते और मुझे जिंदगी भर कोसते रहते। यहाँ पर ना शिबई जब उसे डिवोर्स पेपर दे रही होती है तो जिन्हान फौरन डिवोर्स पेपर फाड़ देता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने लगता है। तो शिबई मना कर देती है और कहती है कि जब तक हम लोग शांत रहेंगे ये मैटर भी खत्म हो जाएगा। जिन्हान उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अपनी आधी जिंदगी भर यही सोचती रह जाएगी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ और क्या तुम नहीं चाहती कि जिसने तुम्हें हर्ट किया उसे उसकी गलती की सजा मिले। शिबई ना यहाँ अपनी मॉम की बातों को दोहराती है कि उसकी मॉम ने कहा है कि उसे अपनी किस्मत एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जिन्हान कहता है कि किस्मत को चेंज भी किया जा सकता है, तुम्हें बस एक बार जीतने की कोशिश करनी है। जिस पर ना शिबई बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहती है बचपन में मैं सोचती थी हार्ड स्टडी करने से मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं एक दिन बहुत बड़ी आदमी बनूंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे हमेशा लगता था कि मुश्किल टाइम सिर्फ अभी है और अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। यहाँ पर ना शिबई बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। वो बोल रही होती है मैंने गॉड से सिर्फ एक सिंपल लाइफ मांगा था और कुछ नहीं। शिबई की ये सब बातें सुनकर ना जिन्हान की आंखें भर आई और उसने शिबई को हग कर लिया। वो कहता है तुमने बाहर से तो कह दिया कि तुम हार मान गई हो, लेकिन मैं वो शिबई को जानता हूँ जो कभी हार नहीं मानने वाली। और अगर तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन के जैसे जीना चाहती हो तो मेरे साथ चलकर पुलिस में रिपोर्ट करो, तुम्हें जस्टिस जरूर मिलेगा। जैसे ही जिन्हान शिबई का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता है नियान वैन वहाँ आ जाता है। यहाँ पर ना नियान वैन जिन्हान को इनडायरेक्टली पुलिस स्टेशन जाने से रोक रहा होता है। वो बोलता है कि पुलिस स्टेशन जाने से भी कोई फायदा नहीं होने वाला। ये सब सुनकर ना जिन्हान को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलता है क्या तुमने अपनी सिस्टर से भी यही सब कहा था? वो बोलता है नहीं, मैं तो बस शिबई को हारा हुआ केस लड़ने नहीं देना चाहता। तुम उसकी फैमिली नहीं हो ना, तो तुम नहीं समझोगे। सब लोग शिबई पर ही उंगलियां उठाएंगे क्योंकि वो ड्रंक थी। लोग बोलेंगे कि उसी ने किसी को सेड्यूस किया होगा। तुम शिबई को रिपोर्ट करने के लिए उकसा रहे हो और फायदा कुछ नहीं होने वाला। तो अपना डिवोर्स पेपर पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पर ना जिन्हान को तो गुस्सा आ ही रहा था, पर यहाँ शिबई भी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो बोलती है तुमने मुझे उस दिन हॉस्पिटल में देख लिया था ना? जिस पर नियान वैन हाँ बोलता है। बेचारी शिबई जो कि पूरी तरह से टूट चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो करे तो क्या करे। वो ना उन दोनों को घर से बाहर निकाल देती है और डोर बंद कर देती है। शिबई जो कि पूरी तरह से टूट चुकी थी फूट फूट कर रो रही थी। इधर ना जिन्हान नियान वैन से बोलता है तुम और तुम्हारी मॉम शिबई के बारे में जानते थे, क्या तुम सच में एक फैमिली हो? नियान वैन सैड होके बोलता है शिबई वीक नहीं है, मैंने और मॉम ने उसे रिपोर्ट करने से रोका था। जिन्हान बोलता है मैं जानता हूँ शिबई वीक नहीं है, बल्कि तुम लोग वीक हो। बचपन से लेकर आज तक तुमने पैसे मांगने के सिवा उससे किया क्या है? यहाँ तक कि अपने लिए लोन भी उसी से ही मंगवाया। जिस पर ना नियान वैन थोड़ा रिग्रेट फील करता है और कहता है मुझे इस बारे में नहीं पता था। जिन्हान बोलता है अगर तुम एक मैन की तरह जीते तो आज तुम्हारी सिस्टर ऐसी जगह नहीं खड़ी होती। अगर तुम अपनी सिस्टर से प्यार करते तो उसके लिए लड़ते और जाकर कहते कि वो गलत नहीं है। फिर नियान वैन बोलता है मैं यहाँ तुम दोनों को बताने आया था कि आज डैड का बर्थडे है, तुम लोग नहीं आओगे तो कोई बात नहीं, मैं डैड को बता दूंगा। शाम हो चुकी थी लेकिन जिन्हान अभी भी शिबई के प्लेसमेंट एरिया में बैठकर सिगरेट पी रहा होता है। वो ना बहुत ज्यादा टेंशन में होता है। उसने शिबई को कॉल किया लेकिन शिबई कॉल नहीं उठा रही थी। वो फौरन घर जाता है तो देखता है टेबल पर बहुत सारी मेडिसिन पड़ी हुई है और शिबई कहीं नहीं दिख रही। तभी उसकी नजर बाथरूम में जाती है जहाँ शिबई गिरी हुई थी। जिन्हान उसे फौरन उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। शिबई की कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, पता नहीं उसने क्या खा लिया था। यहाँ पर ना शिबई बेहोशी की हालत में बोल रही होती है मैंने जीतने की बहुत कोशिश की लेकिन मैं नहीं जीत पाई, मैं हार गई। ऐसे लगता है कि शिबई के साथ पास्ट में भी कुछ बहुत भयानक हुआ है। जिन्हान शिबई को जगाने की कोशिश कर रहा होता है पर शिबई अपनी आंख नहीं खोल पा रही थी। फाइनली उसकी आंखें बंद हो जाती है और तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहां हमें बचपन वाली प्यारी बहादुर शिबई को दिखाया जाता है जो कि ना स्कूल जा रही होती है, लेकिन उसकी मॉम उसे स्कूल जाने से मना कर देती है। मॉम बोल रही होती है तुम्हें कंटिन्यू स्कूल नहीं जाना चाहिए और मेरी हेल्प करनी चाहिए, तुम्हें अपने ब्रदर के भी बारे में सोचना चाहिए। हमने उसका टॉप 1 स्कूल में एडमिशन कराया है, सो हमें पैसे की ज्यादा जरूरत है। तुम्हें तो हमेशा अपना पढ़ना सूझा रहता है, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम दोनों को अफोर्ड कर सके। जिस पर शिबई बोलती है मॉम मैं हर साल स्कॉलरशिप गेन करके आप लोगों की हेल्प भी तो करती हूँ। जिस पर मॉम
डांटते हुए कहती है कि तुम्हारी उतनी से स्कॉलरशिप से क्या होने वाला है, तुम्हारे डैड की जॉब जा चुकी है और हम बहुत जल्द ही तुम्हारे स्कूल बंद कर देंगे। यहाँ पर ना मासूम सिबई का दिल टूट चुका था। वो बोल रही होती है, मॉम नियान वैन स्कूल जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकती। जिस पर मॉम कहती है, नियान वैन एक लड़का है और वो अपनी एक कम फैमिली को देगा, तुम्हारा क्या, तुम लड़की हो और कुछ दिन बाद इस घर से भी चली जाओगी। यहाँ पर ना हमें पता चलता है शिबई की फैमिली में सब कोई बहुत ही शेल्फिश नेचर के होते हैं। शिबई ठेले में खड़े होकर अपने ही क्लासमेट्स को शर्म किया करती थी और वो लोग उसे बुली भी करते थे कि ये कितनी पुअर है। वही मॉम बचपन से ही नियान वैन को एक रॉयल स्टूडेंट की तरह रखती थी। बेचारी शिबई ने बचपन से इस बारे में कुछ नहीं कहा। एक्शन में ना हमें सिबई को घर पे दिखाया जाता है जहाँ कोई मिस्टर यॉन नाम के आदमी आए होते हैं। यहाँ पर मिस्टर योंग सिबई को पैसे देते हुए कहते हैं कि अब तुम स्कूल जा सकती हो। यहाँ पर ना सिबई मिस्टर योंग से पूछती है कि ये पैसे किसने दिए, जिस पर मिस्टर योंग बोलते हैं कि डोनर अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता, तो तुम अभी पढ़ो और अपनी लाइफ सेटल करो। यहाँ पर ना मिस्टर योंग सिबई से पूछते हैं कि स्कूल के बाद कॉलेज में तुम कैसे पढ़ोगी, जिस पर सिबई बोलती है तब तक मैं 16+ हो जाऊंगी और किसी भी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब करके अपना कॉलेज कंटिन्यू रख लूंगी। और होता भी ऐसा ही है। बेचारी सिबई दिन में दिन रात मेहनत करके काम करती है और रात में पढ़ाई करती है। हमें ना ये 2013 का सीन दिखाया जा रहा होता है जहाँ सिबई अपने रूममेट्स को बता रही होती है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देकर आई है। एट दैट टाइम ना सिबई की मॉम का कॉल आता है। वो बोल रही होती है कि तुम इधर उधर जॉब क्यों ढूंढ रही हो, उसके अलावा तुम मेरे घर में ही काम में हेल्प करो। और रही बात पढ़ाई लिखाई की तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। ये सुनकर ना सिबई को बहुत बेकार लगता है और वो गुस्से में अपने मॉम का कॉल कट कर देती है। अब सिबई एक बहुत बड़ी कंपनी में पार्ट टाइम जॉब किया करती थी जहां उसे अच्छी खासी पेमेंट मिलने वाली थी। सिबई ना बहुत हार्ड वर्किंग और पॉजिटिव टाइप की लड़की थी जिससे कंपनी के बॉस बहुत इम्प्रेस होते हैं। वो बोलते हैं, बेटा तुम बहुत मेहनती हो, मैं चाहता हूँ तुम कॉलेज के बाद इसी कंपनी में परमानेंट हाई पोस्ट पर जॉब करो। जिस पर सिबई मुस्कुराते हुए हाँ कर देती है। सिबई ना बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर तक रहने वाली नहीं थी। जब सिबई वर्क में बिजी होती है तो सडनली उसकी मॉम इस कंपनी में आ जाती है। वो देखती है कि सिबई इस कंपनी में सर्वेंट की तरह काम कर रही है। सिबई जब अपनी मॉम को वहाँ देखती है तो शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर ना मॉम कहती है कि तुम्हें इस बड़ी सी कंपनी में यही सड़ी सी जॉब मिली थी। इसके बाद मॉम बॉस के मीटिंग रूम में चले जाती है और वहाँ जाकर सीन क्रिएट कर देती है। बोलने लगती है, इतनी बड़ी कंपनी में मेरी छोटी सी बच्ची सर्वेंट की तरह काम कर रही है, तुम लोगों को शर्म आती है कि नहीं। इसके अलावा मॉम बॉस को भी बहुत भला बुरा बोल देती है। सिबई मॉम को समझाती है कि उसकी जॉब परमानेंट होने वाली है, लेकिन मॉम किसी की नहीं सुनती और उसे अपने साथ घर चलने के लिए फोर्स करती है। सिबई के बॉस ना उसे फॉरेन जॉब से निकाल देते हैं। यहाँ पर बेचारी सिबई रिक्वेस्ट भी करती है लेकिन वो नहीं मानते। सिबई जब रोते रोते घर आती है तो देखती है ये क्या, लैंडलॉर्ड ने पूरा उसका सामान निकाल के घर के बाहर रख दिया है। लैंडलॉर्ड उसे बताती है कि तुम्हारी मॉम यहाँ आई थी और बोल रही थी कि तुम्हारे पास अब कोई जॉब नहीं है और न ही पैसे हैं। अब सिबई के पास ना तो रहने के लिए कोई जगह थी और न ही पैसे थे, इसलिए ना उसे पूरी रात एक कैफे में गुजारनी पड़ती है। नेक्स्ट डे वो बहुत सारी कंपनी में इंटरव्यू भी देती है लेकिन ना उसे कोई जॉब नहीं मिलती। रात को भूखी प्यासी सिबई फुटपाथ से गुजर रही होती है, तभी उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। प्रेजेंट में हमें सिबई को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ जिन्नान उसका हाथ पकड़कर रो रहा होता है। उसे एक पास्ट का सीन याद आता है जहाँ उसने अपने बचपन की क्रश मतलब सिबई को रेस्टोरेंट में देखा था। जिन्नान जाकर सिबई से कंफर्म करता है और उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। इतने में ही प्रेजेंट में सिबई को होश आ जाता है। जिन्नान ना उसे सॉरी बोल रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि उस दिन मैं तुमको लेने आया था लेकिन तुम्हें ऑफिस में बिजी देखकर मैं चले गया। अगर मैं उस दिन फालतू का नाराज नहीं होता और कॉल कर देता तो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरे ही कारण हुआ है। सिबई कहती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये एक एक्सीडेंट है और किसी ने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। यहाँ पर ना सिबई उससे कहती है कि मैं पुलिस रिपोर्ट कराना चाहती हूँ, अब मैं और जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकती। जिन्नान कहता है, ठीक है, तुम पहले पूरी तरह से ठीक हो जाओ फिर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे। तुम जरूर जीतोगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं किसी को भी तुम्हारे खिलाफ बुली करने नहीं दूंगा क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम टेंशन मत लो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।
घर में ना डैड की बर्थडे पार्टी चल रही होती है। सिपाही जिन्नान को इनवाइट करने के लिए जब नियान वैन कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि सिपाही हॉस्पिटल में एडमिट है। वो लोग फौरन हॉस्पिटल पहुंचते हैं। जिन्नान बताता है कि सिपाही ने ज्यादा नींद की मेडिसिन खा ली थी, सो उसे पॉइजन हो गया था। जिस पर ना सिपाही की फैमिली वाले जिन्नान को ही डांटने लगते हैं कि उसने उसकी केयर क्यों नहीं की। यहाँ पर ना हम एक चीज नोटिस करते हैं, डैड और चूचू को सिपाही के बारे में जो बुरा हुआ है कुछ नहीं पता है। थोड़ी देर बाद जब नियान वैन को पता चलता है कि सिपाही पुलिस स्टेशन जाने वाली है तो वो जिन्नान को फिर से डिस्करेज करने लगता है। वो बोलने लगता है कि पुलिस सिपाही से तरह तरह के सवाल पूछेगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी सिस्टर ऐसे सेक्रीफाइस करे। लोग उसे तरह तरह के ताने सुनाएंगे। सिपाही केस नहीं जीत पाएगी और इससे मेरी भी पोजीशन पर असर पड़ेगा। आखिरकार मैं भी एक लॉयर हूँ। जिन्नान नियान से बोलता है, इंसान जस्टिस क्यों चाहता है? ताकि वो खुश रह सके। शिबई उस क्रिमिनल को आजाद छोड़कर बाहर से तो शांत रहेगी, पर तुमने सोचा है उसके अंदर क्या बीतेगी? जिन्नान बोलता है कि तुम जैसे लॉयर को तो अपनी बहन का सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसे जस्टिस मिल सके। यहाँ पर ना नियान वैन की उल्टी खोपड़ी में जिन्नान की सीधी बातें समझ नहीं आ रही थी। वो ना ये सब मॉम को भी बता देता है। ये मॉर्निंग का टाइम होता है। थोड़ी देर बाद उन सबको पता चलता है कि सिपाही हॉस्पिटल से भाग गई है। सब लोग शिबई को ढूंढ रहे होते हैं। मॉम नर्स को डांट रही होती है कि तुम्हारे रहते एक लड़की कैसे गायब हो गई। इधर ना हमें सिबई को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल से निकलकर पुलिस स्टेशन जा रही होती है। तभी उसकी मॉम उसे देख लेती है। वो उसके पीछे बहुत जोरों से दौड़ती है। आगे से नियान वैन भी आ जाता है। वो लोग सिबई को बुरी तरह से दबोच लेते हैं। वो लोग सिबई को पुलिस स्टेशन जाने से रोक रहे होते हैं। यहाँ पर ना मॉम सिबई को मारते हुए बोलती है, अगर तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना है तो मेरी लाश पर से जाना होगा। डैड जो कि इस बात से अनजान है बोलते हैं, तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना ही क्यों है? तब शुबई उन्हें बताती है कि 19 अप्रैल की रात वो घर नहीं आई थी और उसके साथ क्या क्या हुआ था। ये सुनकर ना डैड और चूचू के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शिबई कहती है, मैं अपने लिए जस्टिस चाहती हूँ इसलिए पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। जिस पर मॉम कहती है, मैं तुम्हें कभी ऐसा करने नहीं दूंगी। वो कहती है, लेकिन क्यों? जिस पर मॉम कहती है, अगर वो पकड़ा भी जाएगा तो तुम्हारी पवित्रता वापस नहीं आ जाएगी और लोग तुम्हारे बारे में क्या बोलेंगे। जिस पर शिबई बोलती है, इन लोगों की गॉसिप सुनने से मुझे दर्द होगा, लेकिन अगर मैं आगे नहीं बढ़ती हूँ तो क्या मेरा दर्द खत्म हो जाएगा? तुमने कभी हमारे बारे में सोचा है? सोसाइटी में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? और मैंने अभी नियान वैन का चूचू से रिश्ता भी फिक्स कर दिया है। तुम हमेशा से अपने ही बारे में सोचती हो, तुम सेल्फिश हो। ये सुनकर ना शिबई को बहुत जोरों से धक्का लगता है। जिस फैमिली के लिए उसने अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी, आज वही फैमिली उसे ऐसे बोल रही है। शिबई बोलती है, सेल्फिश मैं हूँ? सेल्फिश तो आप लोग हैं। मेरे बाद आपको एक बेटा चाहिए था तो मुझे 2 साल की उम्र में आप लोगों ने विलेज में छोड़ दिया। जब मैं पढ़ने के लिए सिटी आई और डैड की जॉब चली गई, फिर भी नियान वैन को अच्छे स्कूल में पढ़ाया गया और मेरा स्कूल छुड़वा के मुझसे काम कराया गया। मैंने अपनी पढ़ाई में आप लोगों का एक पैसा खर्च नहीं किया, बल्कि स्कॉलरशिप से आप लोगों का पालन पोषण किया। क्या मैंने गलत किया? और हाँ, ग्रेजुएशन के बाद मुझे एक अच्छी जॉब मिलने वाली थी, लेकिन आपने वहाँ अगर सीन क्रिएट कर दिया और मेरी जॉब छुटवा दी, मुझसे जबरदस्ती घर में काम करवाया। क्या ये सही था? यहाँ पर ना शिबई बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुकी थी। वो अपनी मॉम को कहती है कि सेल्फिश तो आप हैं। जब मेरी शादी हुई तो आपने कभी भी मेरी और जिन्नान के बारे में कुछ नहीं पूछा, लेकिन आज जब नियान वैन की शादी हो रही है तो उसके लिए लोन भी मुझे से लिवाया गया। ये सुनकर ना मॉम की बोलती बंद हो जाती है और नियान जो कि ये सब सुन के बहुत ज्यादा रिग्रेट फील कर रहा था, बोलता है, मुझे माफ कर दो, मेरी आंखों के सामने ये सब होता रहा लेकिन मैं ये सब नहीं देख पाया। मैंने बचपन से यही सोचा कि मैं एक लड़का हूँ तो ये मेरी प्रायोरिटी है। मैंने बचपन से सिर्फ अपने बारे में सोचा है, मैंने तुम्हारे बारे में कभी सीरियसली सोचा ही नहीं, प्लीज मुझे माफ कर दो। यहाँ पर ना नियान वैन कहता है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, एक लॉयर और ब्रदर दोनों की हैसियत से। अगर आज तुम अपनी राइट्स के लिए नहीं लड़ोगी तो कोई नहीं जान पाएगा क्या सही है और क्या गलत है। रिजल्ट चाहे जो कुछ भी हो, तुम गलत नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सब सुनकर ना सिबई को थोड़ा अच्छा फील होता है। नेक्स्ट सीन में हमें सिबई को पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है। बाहर जिन्नान और नियान उसके साथ आए होते हैं। सिबई पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन देती है। जब वो कार में बैठी थी तो वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी। बीच में उसे एक बार होश आया था। वो कार के पीछे की सीट में बैठी हुई थी और उसके दोनों हाथ आंखें बंधी हुई थी। यहाँ पर ना पुलिस उससे तरह तरह के सवाल पूछ रही होती है, जिस पर सिबई बहुत ज्यादा एम्बेरस फील करने लगती है। जिस पर ऑफिसर लीन उसे कहती है, ये हमारी ड्यूटी है, हमें तुमसे ऐसे सवाल पूछने पड़ेंगे। अगर तुम ऐसे जवाब नहीं दोगी तो आगे का रास्ता तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा।
फाइनली पूछताछ के बाद जब कैप्टन शाह बाहर आते हैं तो जिन्हान को शाबाशी देते हैं। बोलते हैं तुम्हारे जैसा पति हजारों में एक को मिलता है जो कि ऐसे वक्त में भी अपनी पत्नी के साथ है। मुझे गर्व है कि तुम मेरे फ्रेंड हो। यहाँ पर कैप्टन शाह सिबई को घर जाकर रेस्ट करने के लिए बोलते हैं और बताते हैं कि पुलिस ऑलरेडी उनके केस में पहले से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसे जस्टिस जरूर मिलेगा। जाते टाइम सिबई बहुत ज्यादा थक चुकी थी तो जिन्हान उसे उठा लेता है। वो उससे पूछता है कि क्या वो अब ठीक है, जिस पर सिबई कुछ नहीं बोलती और बस मुस्कुराते हुए जिन्हान को देख रही होती है। नाइट में भी जिन्हान खुद अपने हाथों से सिबई को नूडल्स खिलाता है। सिबई बोलती है कि आज मैं पहली बार पहले से अच्छा फील कर रही हूँ। अगले दिन कैप्टन शाह अपनी पूरी टीम के साथ मैनेजर फैन की इन्वेस्टिगेशन करने बैंक पहुँचते हैं। यहाँ पर ना मैनेजर फैन आर्ग्यू कर रहा होता है कि जरूर पुलिस से कोई गलती हुई है, तक कि वो कैप्टन शाह को बोलता है कि मैं आपके सीनियर को जानता हूँ, वो आपको मेरे बारे में सब कुछ अच्छे से बता देंगे। जब कैप्टन शाह उसका फोन रख लेते हैं और उसे ले जाने लगते हैं तो फोन बोलता है कि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं, क्या आप 2 मिनट रुक सकते हैं? जिस पर कैप्टन शाह हाँ कर देते हैं। फैन अब ताऊ को बुला के बोलता है कि मैंने इन सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दिए हैं, जल्दी से इसे देख लो। इसके बाद पुलिस फॉर्म को वहाँ से ले जाती है, जल्दी से इसे देख लो। इसके बाद ना पुलिस फैन को वहाँ से ले जाती है। एक्शन में हमें मॉम और सिबई को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल के प्लेसमेंट एरिया में वॉक कर रही होती है। मॉम चुपचाप सिबई के साथ बस चल रही थी। वो अभी भी सिबई से बहुत नाराज थी। वो चाह रही थी कि सिबई रिपोर्ट वापस ले ले। वहीं से ना 2 लेडीज गुजर रही होती है जिसमें से एक लेडी बोलती है, तुमने सुना टेक्ला कंपनी के बैंक मैनेजर को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। पता है उसने किसी लड़की का रेप किया है। ये बात सुनकर ना मॉम और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील करती है। मॉम उसे फौरन अपने वार्ड में जाने के लिए कहती है। रूम में सिबई देखती है जिन्हान अभी भी उसकी केयर करने में लगा हुआ था। वो बोलती है तुम अब अपनी शॉप में जा सकते हो, मैं थोड़ा बेटर फील कर रही हूँ और वैसे भी मॉम अब चूचू है ना मेरी देखभाल करने। जिन्हान बोलता है ठीक है, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन बोल देना। नेक्स्ट सीन में हम मैनेजर फैन को देखते हैं जो कि पुलिस कस्टडी में होता है। यहाँ पर ना उसके हाथ पैरों को जंजीरों से बांध दिया गया था। वो ना आग बबूला हो चुका था। वो पुलिस से बोलता है कि इस सब की क्या जरूरत थी, आपको तो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन करनी थी ना। जिस पर ऑफिसर लिन कहती है हमसे ज्यादा सवाल जवाब मत करो, ये भी इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट ही है। ऑफिसर लिन जब 9 अप्रैल की रात सिबई के साथ घटी घटना के बारे में उससे पूछती है तो मैनेजर फैन साफ साफ मना कर देता है। वो बोलता है क्यों ना आप सिबई को यहाँ बुलाए, मैं उससे फेस टू फेस बात कर लूंगा। कैप्टन शाह पूछता है कि तुम्हारा सिबई से क्या रिलेशन है? हम दोनों कलीग्स हैं, मैंने मुश्किल समय में उसकी मदद की थी लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो मेरी इस मदद का ऐसे फायदा उठाएगी। उसको जॉब पर भी मैंने ही रखा था क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा पुअर है। मुझे उस पर दया आ गई थी। कैप्टन शाह बोलते हैं क्या सिबई को पैसों की जरूरत थी और तुमने उसके लिए फेक लोन स्टेटमेंट क्यों बनाया? फैन बोलता है वो खुद मेरे पास आई थी, उसने कहा था कि उसके भाई की शादी होने वाली है और उसे दूसरा घर चाहिए जिसके लिए उसे लोन अप्रूव कराना है। मैंने उसे समझाया भी था कि अपनी फैमिली के चक्कर में इतना इन्वॉल्व ना होने। ऑफिसर लिन बोलती है कि तुम इतनी सिबई की केयर क्यों करते हो? जिस पर फैन बोलता है आप सही है, जिन्हान भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचता है, लेकिन आप मेरे बैंक के हर एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं, मैं सबसे ऐसा ही बिहेव करता हूँ। यहाँ पर ना मैनेजर फैन इतना ज्यादा साबित होता है कि पुलिस को उसके खिलाफ कोई भी निगेटिव क्लू नहीं मिल रहा था। मॉम सिबई को लेकर घर जा रही होती है। मॉम सिबई को गॉगल्स पहनने बोलती ताकि उसे कोई पहचान न सके। ये सब देख कर ना सिबई को गुस्सा आ जाता है और वो मॉम को वहीं छोड़कर टैक्सी में बैठकर चले जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें पुलिस ऑफिसर्स को बैंक में दिखाया जाता है जो कि बैंक के बाकी एम्प्लॉयर से पूछताछ कर रही होती है। यहाँ पर ना कोई भी फैन के बारे में कुछ भी गलत नहीं बताता। वो सब लोग कह रहे होते हैं कि मैनेजर फैन हमेशा दूसरों की हेल्प करते हैं, वो बुरे इंसान नहीं है। ताओ तो यहाँ तक कहती है कि मैनेजर फैन ने सिबई को जॉब से निकाल दिया था, सो वो उसी का बदला ले रही है। नेक्स्ट सीन में हमें सिबई को घर पर दिखाया जाता है जो कि ना बहुत ज्यादा अपसेट होती है क्योंकि पुलिस की इंक्वायरी के बाद सबको पता चल गया था कि सिबई का रेप हुआ है। सब लोग उसे कॉल और मैसेजेस करके कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे थे जिससे सिबई और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट फील कर रही थी। जब जिन्नान सिबई को ऐसे देखता है तो वो सबको समझ जाता है। वो उसे फौरन टेरिस पर लेकर जाता है। वो सिबई को बताता है कि जब मैंने बचपन में पढ़ाई छोड़ दी थी और मैं काम करने जाता था तो लोग मुझे बुली किया करते थे क्योंकि मैं बहुत दुबला पतला और कमजोर था, इसलिए मैं घर आकर जोर जोर से पुशअप्स किया करता था। इसके बाद मुझे बॉक्सिंग से प्यार हो गया। यहाँ पर ना जिन्नान सिबई को बॉक्सिंग सिखा रहा होता है। सिबई भी बॉक्सिंग के थ्रू अपना सारा गुस्सा निकाल देती है। जब सिबई थक जाती है तो जिन्नान उसे सॉरी बोलता है। वो बोलता है कि इसमें मेरी गलती है, मैं भूल गया था कि तुम अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई हो।
जिस पर सिबई बोलती है बट अब मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, मुझे बस जीतना है। इसके बाद जिन्नान सिबई से पूछता है कि तुमने मेरे जैसे लड़के से शादी क्यों की जिसे सिर्फ ड्रिंकिंग और बॉक्सिंग पसंद है। जिस पर सिबई भी बोलती है कि तुमने मेरे जैसे लड़की से शादी क्यों करी जो इंट्रोवर्ट और सिंपल दिखती है। जिन्नान कहता है तुम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो। जिस पर सिबई भी कहती है कि तुम एक वर्कशॉप के बॉस हो। जिन्नान हंसने लगता है। सिबई बोलती है और तुम्हें पता है उसके पहले मैं स्कूल में भी हमेशा टॉप करती थी। यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होने के साथ साथ मैं यूनिवर्सिटी टॉपर भी हूँ। यहाँ पे ना हम एक चीज नोटिस करते हैं, सिबई को नहीं पता कि जिन्नान उसी के साथ उसी के स्कूल में पढ़ता था। इसके बाद सिबई और जिन्नान एक लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं जहाँ पर सिबई ड्राइव कर रही होती है और जिन्नान उसके साइड में बैठा होता है। अगले दिन जिन्नान की जब आंखें खुलती है तो सवेरा हो चुका था और सिबई सी साइड में बैठी हुई थी। ये जगह ना सिबई को बहुत अच्छी लगती है तो जिन्नान और सिबई वहाँ वॉक करने लगते हैं। सिबई जिन्नान से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछती है जिस पर जिन्नान बोलता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के बारे में ज़्यादा ध्यान नहीं है। जब मैं छोटा था तो वो लोग सिटी में जॉब किया करते थे और कभी कभी आते थे। मैं विलेज में अपने ग्रैंडपा और ब्रदर के साथ रहता था। मोहल्ले के बाकी बच्चे मुझे बुली किया करते थे और मेरा भाई मुझे सबसे प्रोटेक्ट करता था। वो कहता था कि ये दुनिया बहुत ही बेरहम है। फिर ना हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ छोटा जिन्नान अपनी मॉम को पकड़कर रो रहा होता है। उसकी मॉम ना विलेज छोड़कर सिटी जा रही होती है। वो बोल रही होती है कि मुझे पैसा कमाना है और मुझे इस गाँव में अब नहीं रहना। उसकी मॉम उसे छोड़कर चले जाती है। प्रेजेंट में जिन्नान सिबई को बोल रहा होता है कि तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है ना, जब हम कोर्ट में केस जीत जाएंगे तो पुराने घर को बेच देंगे और यहाँ घर खरीद लेंगे। यहाँ पर सिबई उसे मुस्कुराते हुए देख रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें ताऊजिया को दिखाया जाता है जो कि सिबई से मिलने आई होती है, जो कि बोल रही होती है कि हम कई सालों से एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं और मैनेजर फैन ने ही तुम्हें जॉब पर रखा था। पुरानी बातों को भूल जाओ, वो तुम्हें फिर से जॉब पर रख लेंगे। हम लोग आपस में बातचीत करके मामला सेटल भी कर सकते हैं। अगर तुम रिपोर्ट वापस नहीं लोगी तो तुम्हारा बहुत बड़ा लॉस होगा। अपने नहीं तो कम से कम अपनी फैमिली के तो बारे में सोचो। मियान वैन की भी रेपुटेशन डाउन होगी, चूचू का भी रिश्ता टूट जाएगा और भला कौन फिर उससे शादी करेगा। यहाँ पर ना ताऊ सिबई को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही होती है। यहाँ पर सिबई ताऊ को थैंक यू बोलती है। वो बोलती है मैं तुम्हारे इतना क्लोज नहीं हूँ तो मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं अपनी रिपोर्ट किसी भी हालत में वापस नहीं लूंगी। दोबारा कभी भी इस बारे में बात करने मुझसे मत आना। नाइट में सिबई जिन्नान के बारे में सोच रही होती है। वो बोल रही होती है कि तुम शादी से पहले किसी को लाइक करते थे। जिस पर जिन्नान कहता है कि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं उसे लाइक करता था कि नहीं, पर एक है जिसके साथ मैंने फ्यूचर में रहने का सोचा था और मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छी लाइफ स्पेंड करे। जिस पर ना सिबई सोच में डूब जाती है। उसको नहीं मालूम होता है कि जिन्नान उसी के बारे में बात कर रहा है जो कि उसके बचपन की क्रश हुआ करती थी। नेक्स्ट सीन में ऑफिसर लिन कैप्टन झा के पास सिबई की फिजिकल टेस्ट रिपोर्ट लेकर आती है। वो बताती है कि सिबई की फिंगर नेल से जो टिश्यूज मिले थे वो फॉन के डीएनए से मैच हो गए हैं। कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया था जिससे साफ साफ जाहिर हो रहा था कि मैनेजर फैन ने ही सिबई का रेप किया है। जब वो दोनों मैनेजर फैन से दोबारा इंक्वायरी करते हैं तो यहाँ मैनेजर फैन एक्सेप्ट कर लेता है कि 9 अप्रैल की रात सिबई के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मैनेजर फैन का ही हाथ है। लेकिन ना यहाँ फैन अपनी बात से मुकर जाता है कि उसने सिबई के साथ जबरदस्ती से कुछ नहीं किया बल्कि इसमें सिबई की मर्जी थी और वो इतने नशे में भी नहीं थी। उसने खुद ऐसा करने के लिए मुझे इनवाइट किया। वो हमेशा बोलती थी कि उसका हस्बैंड जिन्नान उस पर शक किया करता है कि मेरे और सिबई के बीच कुछ है। वो बताता है कि वो उस रात सिबई को ड्रॉप कर रहा था लेकिन सिबई ने कहा कि वो घर नहीं जाना चाहती। वो अपने हस्बैंड से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उसने मुझसे कहा कि वो उसे कोई शांत जगह पर ले चले, इसलिए मैं उसे फ्लावर फील्ड में ले गया था। वहाँ पर सिबई ने मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करती है। कैप्टन झा उससे पूछते हैं कि सिबई उस वक्त ड्रंक थी कि सोबर, जिस पर फैन उन्हें बताता है कि वो पूरे होश और आवाज़ में थी। फिर हमने कुछ समय एक दूसरे के नज़दीक भी बिताया, यहाँ तक कि बाद में वो मुझसे पैसे मांगने लगी। मुझे गुस्सा आ गया और मैं उसे वहीं छोड़कर चले गया। अगले दिन वो मुझे ऑफिस में धमकी देने आई थी कि अगर मैं उसे पैसे नहीं दूंगा तो वो मुझ पर केस कर देगी। ऑफिसर लिन कहती है कि ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई। फैन बोलता है मैं डर रहा था क्योंकि हम दोनों की फैमिलीज है। यहाँ पर ना ऑफिसर लिन उस पर चिल्लाकर बोलती है कि तुम अब पूरी तरह से फंस चुके हो तो बचने के लिए झूठ बोल रहे हो। फैन उसे बोलता है कि मैंने सब कुछ सच
बोला है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो सिपाही को खुद बुलाकर पूछ ले। ऑफिसर लिन मैनेजर फैन के खिलाफ और भी सबूत इकट्ठा करना चाहती थी, तो वो दोबारा सिपाही को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। यहाँ पर ऑफिसर लिन सिपाही से पूछती है कि फैन से उसका जॉब के अलावा और कोई रिश्ता है। सिपाही उन्हें सब बताती है कि कैसे स्टार्टिंग में फैन ने ही उसे जॉब पर रखा और वो उसे सपोर्ट किया करता था, जैसे कि लोन अप्रूव कराने में। वो कभी ड्रिंक नहीं करती थी, लेकिन उस रात कैसे मैनेजर फैन ने उसे ड्रिंक करने के लिए फोर्स किया था। नेक्स्ट सीन में हमें सिपाही को घर पर दिखाया जाता है, जो कि ना बोर हो रही होती है। तो जिन्नान उससे पूछता है कि क्या वो टाइम पास के लिए कोई जॉब करना चाहती है, जिस पर सिपाही हाँ कर देती है। जिन्नान उसे बताता है कि उसके फ्रेंड के ऑफिस में एक एम्प्लॉय की जरूरत है। सिपाही यहाँ पर जब कंपनी के बॉस से मिलती है तो वो बहुत खुश होता है, ये जानकर कि सिपाही पहले कंपनी में अकाउंटेंट थी। वो बोलता है हमें तुम जैसे मेहनती वर्कर की ही जरूरत थी। वो बोलता है अच्छा हुआ तुमने उस बैंक से जॉब छोड़ दी, मैंने सुना है वहाँ किसी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। ऐसा बोलते हुए ना वो सिपाही के डॉक्यूमेंट्स ओपन करता है। जब वो सिपाही का नाम पढ़ता है तो उसे फौरन मना कर देता है जॉब के लिए। उसे पता चल गया था कि सिपाही वही लड़की है। यहाँ पर ना बॉस जिन्नान के फ्रेंड को डांटते हुए बोलता है कि तुम कैसे किसी भी अरे गहरे इंसान को कंपनी में इंटर कर सकते हो। ऐसा कह के ना वो सिपाही के डॉक्यूमेंट्स भी ज़मीन पर फेंक देता है। यहाँ पर ना सिपाही बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, सो वो वहाँ से चले जाती है। यहाँ पर ना बेचारी सिपाही बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, सो वो वहाँ से चली जाती है। बेचारी सिपाही बहुत ज़्यादा अपसेट होती है। वो जिन्नान से मिलने उसके शॉप पर जाती है। यहाँ पर ना जिन्नान के शॉप पर दो कस्टमर खड़े होते हैं, जो कि सिपाही को देखकर घूरने लगते हैं। वो बोलते हैं ये तो वही लड़की है ना हमारे ग्रुप चैट की। वो लोग ना सिपाही को टॉन्ट करने की कोशिश करते हैं, जिस पर जिन्नान उसमें से एक आदमी को मार देता है। उन लोगों के बीच ना लड़ाई झगड़ा हो जाता है। फाइनली जिन्नान उन्हें डरा धमका कर भगा देता है। यहाँ पर ना वो जाते हुए जिन्नान को धमकी देते हैं कि वो उसे बर्बाद कर देंगे। यहाँ पर जिन्नान सिपाही को बोलता है ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना, अपने कान बंद कर लो, ये लोग पागल होते हैं। वो बोलता है कि एक बार हम जब केस जीत जाएंगे तो इस जगह को छोड़ देंगे। फिर बाद में सिपाही जिन्नान और उसका फ्रेंड साथ में बैठकर खाना खाते हैं। जिन्नान सिपाही से उसके इंटरव्यू के बारे में पूछता है तो सिपाही बोलती है कि उन्होंने कहा कि मैं उनके काम के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, उन्हें किसी टेक्निकल वर्कर की ज़रूरत है। वहाँ पर ना बहुत सारी बुक्स रखी होती है, जिस पर जिन्नान का फ्रेंड उसे बताता है कि जिन्नान को बुक्स रीड करने का शौक है, तुम अभी जिन्नान को पूरी तरह से जानती नहीं हो। ये बात ना सिपाही को बुरी लगती है कि इतने समय तक वो जिन्नान के साथ रहने के बाद भी अभी तक उसे समझ नहीं पाई है। एट दैट टाइम सिपाही को ना ताऊ का कॉल आता है, जहाँ पर वो बोल रही होती है कि वो उसे उस रात के बारे में और कुछ भी बताना चाहती है जो उसकी हेल्प करेगा। जिन्नान का फ्रेंड सिपाही को मना करता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, जिस पर सिपाही जिन्नान से बोलती है लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि वो क्या बोलना चाहते हैं, जिस पर जिन्नान मान जाता है। फिर जिन्नान सिपाही को अपने गैरेज की एक बाइक दिखाता है, जो कि ना बहुत फास्ट स्पीड से चलती है। वो सिपाही को बताता है कि शादी के पहले मैं इस बाइक को चलाया करता था, लेकिन मैंने इसे रख दिया, मैंने सोचा तुम इसे डेंजर समझोगी। यहाँ पर ना सिपाही उसी बाइक पर जिन्नान के साथ जाना चाहती थी, तो जिन्नान भी सिपाही के साथ उसी बाइक पर निकल पड़ता है। यहाँ पर ना जिन्नान सिपाही के साथ बैंक में जा रहा होता है, लेकिन सिपाही मना कर देती है। वो बोलती है प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं सब हैंडल कर लूँगी। यहाँ पर ना सिपाही जैसे बैंक में इंटर करती है, सभी एम्प्लॉयज़ खड़े हो जाते हैं, उनकी नज़र अब सिपाही पर ही थी। सिपाही जब बैंक के ऑफिस में पहुंचती है तो वहाँ ताऊ के अलावा फोन का ब्रदर इन लॉ और उसकी वाइफ होती है। यहाँ पर ना हम देखते हैं ताऊ ने सिपाही से झूठ बोला था। वो उसे उस रात के बारे में नहीं बल्कि कंपनसेशन के रूप में पैसे दे रही होती है, ताकि सिपाही अपना केस वापस ले ले। वो कहती है कि इससे आसानी से तुम्हारा लोन पास हो जाएगा और कुछ बच भी जाएगा। फैन की वाइफ बोलती है अगर तुम्हें इसके अलावा और भी पैसे चाहिए तो डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, बस तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो। सिपाही उनसे बोलती है ओह तो ये था उस रात का सीक्रेट। यहाँ पर फोन का ब्रदर इन लॉ भी सिपाही से कहता है अगर मैं चाहता तो तुम पर भी केस कर सकता था और कैसे भी करके तुम्हें फंसा सकता था, लेकिन गनीमत मानो हम उल्टा तुम्हें पैसे दे रहे हैं। ये सुनकर ना सिपाही उस पर चिल्ला कर बोलती है कि आप सोच क्या रहे हो कि मैंने फोन को फंसाया है। यहाँ पर ना सिपाही उन पैसों को टेबल पर फेंक देती है और कहती है मैं इनजस्टिस एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। वो कहती है कि मैं अपने आप को पेन में और अपने दोषी को फ्रीली घूमने नहीं दे सकती। ताऊ सिपाही से कहती है कि तुम इस केस को जितना आसान सोच रही हो उतना आसान नहीं होने वाला, सिर्फ हम ही जानते हैं कि मैनेजर फैन ने तुम्हारे साथ गलत किया है और कोई नहीं। जिस पर सिपाही अपनी फ़ोन की रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहती है कि क्या ये काफ़ी नहीं है कि कैसे तुमने एक विक्टिम को पैसे देकर रोकने की कोशिश करी, और हाँ तुमने भी तो ये एक्सेप्ट कर लिया कि फैन ने क्राइम किया है।
ये सब बातें ना सिपाही जोर जोर से चिल्लाकर बोल रही होती है, जिससे सारे एम्प्लॉय सिपाही की बातें सुन लेते हैं। यहाँ पर ना ताऊ सिपाही से फ़ोन लेने की कोशिश करती है। ऑफिस के सारे एम्प्लॉयज़ भी सिपाही के पीछे भागते हैं, लेकिन चूचू बीच में रास्ता रोक लेती है और सिपाही जिन्नान के साथ वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। यहाँ पर ना सिपाही बहुत खुश होती है। जिन्नान पूछता है आखिर तुमने ऐसा क्या किया, जिस पर सिपाही बोलती है उनकी इंसल्ट। वो जिन्नान से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिन्नान बोलता है सेलिब्रेट करने, क्योंकि अब मेरी सिपाही बड़ी हो रही है, जिस पर सिपाही मुस्कुराने लगती है। अगर ये एपिसोड आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है। और हाँ, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि नेक्स्ट एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। ओके बाय। What's up is down, what's left is right. Chasing stars